हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज हम कर रहे हैं क्लास 12 का बुक 2 का चैप्टर 1 का थर्ड वीडियो। तो जिन बच्चों ने पहली दो वीडियो नहीं देखी हैं पहले उनको ज़रूर देखें मेरे चैनल पर जाकर, तभी आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। आज का हमारा पहला टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नता। जो जनसंख्या वृद्धि है भारत में, पूरे भारत में एक समान नहीं है। किसी क्षेत्र में कम है, किसी क्षेत्र में ज़्यादा है, किसी क्षेत्र में मध्यम है। यही हमें पढ़नी है, रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या था, 1991 से 2001 के दौरान भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, भारत में राज्य 28 और लगभग 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, प्रदेशों में जनसंख्या की वृद्धि दर स्पष्ट रूप प्रदर्शित करती है। क्लियर पता चलता है कि किस राज्य की वृद्धि दर कितनी है, किस केंद्र शासित प्रदेश की कितनी है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ध्यान से देखना, जो साउथ के राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पौंडीचेरी और गोवा, इनमें जो वृद्धि दर है वो कम रही। साउथ की वृद्धि दर हमारी थोड़ी सी कम रहती है। यह दशक में कभी भी 20% से अधिक नहीं हुई, यानी 10 साल में कभी भी 20% से अधिक नहीं हुई। केरल में तो बल्कि यह 9.4% ही रही, क्योंकि केरल में लगभग सभी को साक्षर माना जाता है, सभी वहाँ पढ़े लिखे लोग समझे जाते हैं। जबकि थोड़ा सा और ऊपर आते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये हमारे आसपास के एरिया आ गया, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड में वृद्धि 20 से 25% रही। ठीक है, यहाँ 20% से 25% रही। जो पहले वाले थे उनमें 20% से कम रही। क्या था, 2001 से 2011 तक यह वृद्धि दर 1991 से और जो 2001 वाले 10 साल हैं की तुलना में कम रही। यानी ये वाले साल हैं, इसमें ये वृद्धि दर थोड़ी कम रही। मुख्यतः सर्वाधिक जनसंख्या वाले 6 राज्यों में भी यह कम रही, जिनकी वजह से भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। आगे कहता है किशोर जनसंख्या। किशोर जनसंख्या हम किसको कहते हैं? 10 से 19 आयु वर्ग के जो भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। कौन सा? 10 वर्ष से और 19 वर्ष का जो आयु वर्ग है, ये भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। 2011 की जनगणना के अनुसार यह वर्ग कुल जनसंख्या का 20.9% था। कहने का मतलब क्या है कि अगर 100 करोड़ जनसंख्या थी तो 20.9 करोड़ इसी आयु वर्ग में आते थे, और इनमें से भी 52.7% किशोर यानी लड़के और 47.3% किशोर यानी लेडीज़ थी इसी आयु वर्ग की। इस आयु वर्ग को युवा जनसंख्या समझा जाता है यदि इन्हें समुचित ढंग से मार्गदर्शन ना किया जाए, यानी इनको सही देखभाल ना की जाए, इनको सही से मार्गदर्शन ना दिया जाए, सही से मोटिवेट ना किया जाए व दिशा निर्देशित ना किया जाए, तो यह गलत मार्ग पर भी चल पड़ते हैं। यही एक आयु होती है जिसमें सही मार्ग और गलत मार्ग का ज्ञान अच्छे से समझाना चाहिए बच्चे को। जहाँ तक इनका संबंध है, समाज में सरकार के समक्ष अनेक चुनौतियाँ हैं, जैसे विवाह की निम्न आयु, निरक्षरता विशेषतः महिलाओं की, विद्यालय वृक्षार यानी जो विद्यालय ड्रॉप आउट छात्र होते हैं जो छोड़ देते हैं, पोषकों की निम्न गहनता, जो पोषक पदार्थ हैं वो कम मिल पाते हैं, विशेषकर किशोरी माताओं में मातृ मृत्यु दर। किशोरी जो माताएं हैं जो जल्दी कम आयु में माताएं बन जाती थी, पुराने समय में विवाह की आयु भी कम थी, उनकी मृत्यु दर भी ज़्यादा थी। HIV, एड्स संक्रमण की दरें ऊँची हैं। शारीरिक एवं मानसिक अपंगताएं हैं, कुछ लोग शारीरिक रूप से अपंग हैं, कुछ मानसिक रूप से अपंग हैं, और औषध दुरुपयोग यानी ड्रग वगैरह लेना शुरू कर देते हैं, मदिरा, शराब वगैरह, और अपराध करना। ये बहुत सारी समस्याएं हैं सरकार के सामने इसी आयु वर्ग में है। कहता इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने किशोर वर्गों को उचित शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ निश्चित नीतियाँ बनाई हैं। ठीक है, किशोर इन्हीं लोगों को उचित शिक्षा प्रदान करने कुछ नीतियाँ बनाई हैं ताकि उनके गुणों को बेहतर मार्गदर्शन और बेहतर उपयोग किया जा सके, ताकि वो गलत रास्ते पे ना जाएं। इन्हीं में सबसे पहली नीति आती है राष्ट्रीय युवा नीति। फरवरी 2014 में ये शुरू करी गई थी, भारत के युवाओं को ध्यान में रखते हुए और उनके संपूर्ण विकास, समग्र विकास और क्षमताओं का उपयोग करने हेतु बनाई गई थी। इसके मुख्य उद्देश्य ये हैं कि देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना, क्योंकि देश के जो युवा होते हैं उनमें ताकत, सोचने विचारने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, वो अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग कर सकें, इस योग्य उनको बनाना। युवा द्वारा भारत को दुनिया में उचित स्थान प्राप्त हो, यानी उनकी क्षमता का प्रयोग करके भारत विश्व में पहचाना जाए, उसको सक्षम बनाना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति
15 से 29 वर्ष आयु वर्ग को युवा के रूप में परिभाषित करती है। ये जो हमारी राष्ट्रीय युवा नीति या शिक्षा नीति जो हमने बनाई है, ये राष्ट्रीय युवा नीति ही है। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग को युवा के रूप में कहती है। सरकार ने 2015 में कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं जिसके लिए नीति बनाई। EMC सब बच्चे पढ़ रहे हैं, वही चीज़ है कि नीति बनाई जिसका उद्देश्य देश भर में हो रही कौशल से संबंधित गतिविधियों की एक रूपरेखा प्रदान करना था। ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होता है जनसंख्या संगठन, यानी पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन में किस किस आयु वर्ग के लोग होते हैं, स्त्रियां कितनी हैं, महिलाएं कितने हैं, ट्रांसजेंडर कितने हैं, उनकी आयु क्या है, बच्चे कितने हैं, बालिकाएं कितने, सब ये इस बारे में पढ़ेंगे हम। कहता जनसंख्या संगठन में जनसंख्या की सामाजिक विशेषताओं का वर्णन अथवा अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उनकी जो सामाजिक विशेषता है उनका विशेष वर्णन या अध्ययन किया जाता है। वो आयु और लिंग का भी हो सकता है, आयु और लिंग के आधार पर, मानव जाति के लक्षण के आधार पर भी हो सकता है। जनजातियाँ क्या होती हैं, वैवाहिक स्थिति क्या है, साक्षरता एवं शिक्षा क्या है उनकी भाषा क्या है, धर्म क्या है, व्यवसाय क्या है, उनके निवास स्थान क्या है, इनके आधार पर जनसंख्या संगठन हमारा बनता है, पॉपुलेशन की कंपोजिशन। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है ग्रामीण और नगरीय संगठन, रूरल अर्बन कंपोजिशन। क्या कहता है, गांव में रहने वाली जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या तथा नगर में रहने वाली जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या कहते हैं। तो सिंपल सी बात है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण यानी गांवों की जनसंख्या 68.8 यानी 100 में से 68 लोग गांव में, यानी 69 लोग गांव में लगभग, और नगर में 31 लोग हमारे रहते हैं। वैसे ये 31.16 एग्जैक्ट, तो ये यहाँ पे 31.2 इन्होंने बोल दिया है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6,40,867 गाँव हैं। इनमें से भी 5,97,608 गाँव बसे हुए हैं, सही से बसे हुए हैं, जहाँ सुख सुविधाएँ हैं ज़्यादातर, और ये लगभग 93.2%, तो काफ़ी अच्छी मात्रा में हमारे हैं। अब तो लगभग सारे गांव बस गए हैं। ग्रामीण जनसंख्या का भारत में वितरण समान नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि हर गांव में जनसंख्या हमारी बराबर है। कुछ गांव ज़्यादा जनसंख्या वाले होते हैं, कुछ गांव कम जनसंख्या वाले होते हैं। बिहार व सिक्किम जैसे राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है, जनसंख्या नहीं, जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है। गोवा और महाराष्ट्र में जनसंख्या का आधे से थोड़ा अधिक भाग गांव में रहता है, यानी गोवा और महाराष्ट्र की जो भी जनसंख्या है उसका आधे से थोड़ा सा, यानी 50% से थोड़ा सा अधिक भाग गांव में रहता है। दादरा और नगर हवेली जिसमें 53.38% को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों का लघु भाग ही ग्रामीण जनसंख्या है, यानी दादरा और नगर हवेली को छोड़कर जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं सब में नगरीय जनसंख्या ज़्यादा है, ग्रामीण जनसंख्या कम है। उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्य नॉर्थ ईस्ट के जो हैं, पश्चिम का राजस्थान जो रेतीला भाग है, तथा कच्छ ये भी रेतीला ही भाग है, में 200 लोगों की संख्या तक के गांव भी पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ जीवन थोड़ा सा कठिन है, पानी वानी की उपलब्धता कम है, जो मिट्टी है कम उपजाऊ है, खेती वेती आसान नहीं होती। जबकि केरल और महाराष्ट्र में 17,000 लोगों तक की जनसंख्या के भी गांव हैं। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान से पढ़ना है। पिछले कुछ दशकों में ग्रामीण की अपेक्षा नगरीय जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है, और इस वृद्धि के निम्नलिखित कारण भी है। नगरों में जनसंख्या अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है हमारी। कहता ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी होना, वहाँ रोजगार कम पाए जाते हैं। नगरों में सुविधाएं अधिक होती हैं, सही बात है। परिवहन और संचार के साधनों का विकास नगरों में ज़्यादा होता है, यातायात के साधन ज़्यादा होते हैं। नगरों में औद्योगिकरण होता है, फैक्ट्री वगैरह वहाँ लगी होती हैं जिसके कारण रोजगार मिलता है। और गांव में कृषि का अलाभकारी, जो कृषि गांव में है वो संपूर्ण परिवार का पेट पालने में सक्षम नहीं है, इतना लाभ उससे नहीं हो पा रहा कि पूरा परिवार उसमें अपना जीवन यापन कर सके। नेक्स्ट आ गया भाषाई संगठन, यानी भाषा के आधार पर भी अलग अलग संगठन है जनसंख्या का। भारत एक विविध भाषाओं की विविधता की भूमि है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। ग्रियसन के अनुसार 1930 से, ये यहाँ पर गलत आ गया है, 1938 आना चाहिए। उन्होंने 8 साल एक सर्वे करा, ये 1938 है। एक सर्वे किया, देश में 179 भाषाएं हैं और 544 लगभग बोलियां। जैसे हिंदी को भी कई तरीक़ों से बोला जाता है, तो इनको हम बोलियां बोलते हैं। भाषा तो हिंदी है, लेकिन उसको कहीं पर किसी तरीके से बोला जाता है, कहीं पर किसी तरीके से, हर 50 किलोमीटर पर वो बोली थोड़ी सी बदल जाती है। लेकिन संविधान के अनुसार इन 179 में से 22 भाषाएं हमारे संविधान में अनुसूचित हैं, और अनेक भाषाएं
गैर अनुसूचित हैं। 22 अनुसूचित भाषाओं में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। संस्कृत और बोडो एवं मणिपुरी बोलने वालों की संख्या अथवा प्रतिशत बेहद कम है। भाषाई प्रदेशों की सीमाएं सुनिश्चित और स्पष्ट नहीं है। जैसे भाषा के आधार पर जो राज्य बने थे उनकी जो सीमाएं हैं ज़्यादा सुनिश्चित नहीं है। सभी भाषाओं की जननी जो है संस्कृत है, ये ध्यान रखना। ये सबसे बड़ा टॉपिक बनता है, क्वेश्चन बनता है कि सभी जो भाषाओं की जननी है भारत की, उनकी जो जननी है वो क्या है? संस्कृत। तो देखो भाषाएं, अब ये तो क्या भाषाई संगठन था, अब ये भाषाई वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। कहता प्रमुख भारतीय भाषाओं को बोलने वाले निम्न 4 भाषा परिवार से जुड़े हुए हैं। इनको मैं अभी इस वीडियो के एंड में बताता हूँ कौन से भाषाई परिवार हैं, उसमें फिर आपको डिटेल पता चलती है। इससे पहले हम धार्मिक संगठन पढ़ लेते हैं। तो धार्मिक संगठन धर्म के आधार पर कैसे लोग रहते हैं, कैसे जनसंख्या बटी हुई है। धर्म अधिकतर भारतीयों के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाले प्रमुख बलों में से एक है। जो धर्म है हमारे देशवासियों के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करता है। सबसे मुख्य चीज़ हमारे पास यही है। देश में धार्मिक संविधाओं का वितरण भी भिन्न भिन्न है, यानी जो कुछ धर्म के लोग कहीं ज़्यादा रहते हैं, कुछ धर्म के लोग कहीं ज़्यादा रहते हैं। कुछ राज्यों और ज़िलों में एक ही धर्म के लोगों की संख्या अधिक है और उसी धर्म की जो संख्या है दूसरे राज्यों में और ज़िलों में ना के बराबर है। धार्मिक संगठन 2011 के अनुसार इस प्रकार है। हिंदू जो हैं 79.8% हैं, इनका पूजा का स्थल मंदिर है। मुस्लिम 14.2%, मस्जिद। ईसाई 2.3%, चर्च। उसके बाद सिख आते हैं गुरुद्वारा, बौद्ध मठ में जाते हैं और जैन जो है जैन मंदिर में। भारत बांग्लादेश सीमा, भारत पाक सीमा से लगे ज़िले जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व के राज्यों और दक्कन पठार व गंगा के मैदान को छोड़कर अनेक राज्यों में हिंदू प्रमुख रूप से वितरित हैं, जिनकी आबादी 70% या उस 90% से भी अधिक है। अब ये जो हमने ऊपर 6 धर्म देखे उनके बारे में ही बता रहे हैं कैसे कैसे हैं। मुस्लिम जो लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर में, पश्चिम बंगाल में, केरल, उत्तर प्रदेश के अनेक ज़िलों, दिल्ली व आसपास और लक्षद्वीप में फैले हुए हैं, वहाँ रहते हैं ज़्यादातर। ईसाई ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, गोवा में, केरल में, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, छोटा नागपुर, मणिपुर आदि में पाए जाते हैं। सिख कहाँ हैं? पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में प्रमुखता से पाए जाते हैं। जैन देश के गिने चुने क्षेत्रों में ही निवास करते हैं। जैनियों का प्रमुख केंद्र राजस्थान के नगरीय क्षेत्र, गुजरात व महाराष्ट्र हैं। बौद्धों का केंद्र महाराष्ट्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, त्रिपुरा, लाहौल व स्पीति हिमाचल में आते हैं। अन्य धर्मों में जरतुरत, जनजातीय व अन्य देशज निष्ठाएँ और विश्वास भी शामिल हैं। ये हमारा धर्म के आधार पर जनसंख्या का संगठन था। अब है श्रमजीवी जनसंख्या संगठन। अब ये देखो क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। आर्थिक आधार पर भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है निम्न प्रकार से। एक तो हो गया मुख्य श्रमिक, वह व्यक्ति जो 183 दिन या उससे ज़्यादा दिन काम करता है, रोजगार करता है, वो मुख्य श्रमिक हो गया। एक हो गया श्रमिक जो 183 दिन से कम काम करता है। एक हो गया अश्रमिक जो वर्ष भर काम नहीं करता, ये काम ही नहीं करता, इसको अश्रमिक बोलते हैं। पहले जो 2 बिंदु हैं मुख्य श्रमिक और श्रमिक, प्रथम 2 बिंदुओं वाले श्रमिकों की संख्या क्रियाशील जनसंख्या में आती है, यानी इनको क्या कहते हैं? क्रियाशील जनसंख्या, श्रमिक और मुख्य श्रमिक को, जिसका अनुपात 39.8% है 2011 के अनुसार। तीसरे बिंदु वाले श्रमिक आश्रित जनसंख्या में आते हैं। ये आश्रित होते हैं किस पर? श्रमिक और मुख्य श्रमिकों पर, जिसका अनुपात 60% है लगभग। अब कहता श्रमजीवी जो जनसंख्या का अनुपात है गोवा में 39.6% है तथा दमन एवं द्वीप में 49.9% है। श्रमिकों के अधिक प्रतिशत वाले राज्य जो हैं जहाँ पर श्रमिक ज़्यादा पाए जाते हैं, हिमाचल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, दादरा नगर हवेली है। प्रतिशत वाले हैं, संख्या वाले नहीं। संख्या वाले तो फिर यूपी बिहार आ जाएंगे, लेकिन जो परसेंटेज है वो वहाँ ज़्यादा होती है। अब परसेंटेज का आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो कोई एक बच्चा है किसी क्लास में, अगर वो पास हो जाता है तो उस क्लास का रिजल्ट 100%, अगर वो फेल हो जाता है तो 0%, लेकिन संख्या तो एक ही हुई, लेकिन परसेंटेज में देखो कितना फ़र्क आ गया, 0 से 100% की बात आ जाती है। तो प्रतिशत अलग चीज़ है, संख्या अलग चीज़ है। अब कहता श्रमजीवी जो जनसंख्या है उसके निम्नलिखित 4 वर्ग होते हैं। श्रमजीवी जनसंख्या को 4 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1, कुल श्रमजीवी जनसंख्या का 54.4% कृषक
और कृषि मजदूर हैं। जो श्रमजीवी हमारी जनसंख्या है उसमें 54% तो कृषक या कृषि में काम करने वाले जो खेतों में काम करते हैं उन मजदूरों को कहते हैं। 3.8% श्रमिक घरेलू उद्योगों में लगे हुए हैं जो घर से कार्य कर रहे हैं। 41.6 अन्य श्रमिक हैं जो घरेलू उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण यानी निर्माण, मरम्मत वगैरह का कार्य जो कहते हैं अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं। ठीक है। पुरुष श्रमिकों की संख्या स्त्री श्रमिकों की संख्या से तीनों सेक्टरों में ज़्यादा है। जो उपरोक्त तीनों सेक्टर हैं, चाहे वो घरेलू उद्योग हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो अन्य सेवाएं हों, तो पुरुषों की संख्या सब में अधिक है। महिला श्रमिकों की संख्या प्राथमिक सेक्टर में अपेक्षाकृत अधिक है। प्राथमिक सेक्टर यानी कि कृषि वगैरह में, है ना, उसमें ज़्यादा और काम करती हैं। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में भी सहभागिता में सुधार हुआ है, वहाँ भी उनकी संख्या बढ़ने लगी है। पिछले कुछ दशकों में भारत में कृषि सेक्टर में श्रमिकों के अनुपात में उतार दिखाई दिया है। 2001 में कृषि सेक्टर में 58% लोग कार्य करते थे, अब 54.6, यानी कृषि से लोगों का धीरे धीरे मोहभंग हो रहा है। परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में श्रमिकों का अनुपात बढ़ा है, वहाँ संख्या बढ़ रही है। यह श्रमिकों की खेत आधारित रोजगारों पर निर्भरता से गैर खेत आधारित रोजगार को निर्भरता को दर्शाता है, यानी वो खेती पर कम निर्भर रहने लगे हैं और गैर खेती कार्यों पर अधिक अब निर्भर होने लगे हैं लोग बाग। इसे देश की अर्थव्यवस्था में सक्रिय स्थानांतरण भी कहते हैं। ध्यान रखना, जो क्या होता है, खेत आधारित रोजगार से गैर खेत आधारित रोजगार में जो स्थानांतरण होता है उसको सक्रिय स्थानांतरण कहते हैं। हिमाचल प्रदेश, नागालैंड जैसे राज्यों में कृषकों की संख्या बहुत अधिक है। बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कृषि मजदूरों की संख्या अधिक है। वहाँ ऊपर वाले जो दो थे इनमें किसान ज़्यादा हैं या कृषि मजदूर ज़्यादा हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी जैसे अत्यधिक नगरीकृत जो क्षेत्र हैं, श्रमिकों का अनुपात अन्य सेवाओं में लगा हुआ है, यानी वो कृषि कार्य वहाँ पर नहीं करता है। अब एक टॉपिक आता है श्रम की प्रतिभागिता दर। ये क्या होता है, कुल जनसंख्या में कार्यशील जो श्रमिक हैं उसका प्रतिशत श्रम की प्रतिभागिता दर होता है। और कार्यशील श्रमिक कौन से होते हैं, मुख्य श्रमिक और श्रमिक। एक टॉपिक आगे आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का। देखो, समाज का जो विभाजन है पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर में करा गया, प्राकृतिक और जैविक रूप से यही तीन पाए जाते हैं हमारे पास जेंडर के रूप से। तो कहता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के अनुसार यदि विकास में सभी जेंडरों को शामिल ना किया जाए तो ऐसा विकास लुप्त प्राय है। यानी इसमें पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर अगर तीनों को शामिल ना करा जाए डेवलपमेंट में तो यूएनडीपी कहती है कि ऐसे विकास का कोई फ़ायदा नहीं है। आगे कहता है एचडीआर एक संस्था है, यूएनडीपी ऊपर है। 1995 सामान्य रूप से जेंडर के आधार पर भेदभाव मानवता के प्रति एक अपराध है, इन्होंने कहा। इसलिए सभी के लिए शिक्षा होनी चाहिए, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व समान होना चाहिए, अवसर समान, कार्य और एक जैसे काम के लिए एक जैसा वेतन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेम काम के लिए पुरुषों को अधिक वेतन मिल रहा है और स्त्रियों को कम या ट्रांसजेंडर को कम। स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का अवसर सभी को मिलना चाहिए इन तीनों को, और इसके विशेष प्रयास भी किए जाने की आवश्यकता है। जो समाज इन सभी भेदभावों और बुराइयों को दूर करने का प्रयास नहीं करता उसको हम सभ्य समाज नहीं कह सकते। तो भारत ने इन्हीं भेदभावों को और बुराइयों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान की शुरुआत पानीपत से की, जो कि हरियाणा में स्थित है। इस अभियान की शुरुआत कब हुई, 22 जनवरी 2015 को इस अभियान की शुरुआत की गई। शुरुआत में ही इसमें 100 करोड़ रुपए का फंड रखा गया। यह अभियान मुख्यतः उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार और दिल्ली को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, जहां पर स्त्रियों की संख्या या बेटियों की संख्या या बेटियों की शिक्षा रोजगार में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। इनको ये विशेषता यहाँ पर ध्यान में लगाया गया। अभी भाषाई वर्गीकरण वाला जो टॉपिक हमारा रह गया था, देखो ये 4 भाषाई वर्गीकरण है हमारे पास। पहला है आष्टिक निषाद, जिसको आष्टिक या निषाद बोलते हैं, इसको 1.38% लोग ही बोलते हैं। दूसरा द्रविड़, ये साउथ इंडिया की भाषाएं हैं, इसमें 20% लोग आ जाते हैं। चीनी तिब्बती, जो चीन और तिब्बत से लगते हुए हमारे क्षेत्र हैं। किरात, उसमें 0.85% लोग हैं। और भारत यूरोपीय सबसे ज़्यादा आर्य भाषा बोलते हैं,
ये हमारे 73% हैं। इसका जो उपपरिवार है इसको ऑस्ट्रो एशियाई, किसका, पहले वाले का, या ऑस्ट्रोनेशियन। द्रविड़ का कोई उपपरिवार नहीं है। और चीनी तिब्बती का जो है तिब्बती म्यांमारी या सियामी चीनी, और आर्य वाला का इंडो आर्य। इनकी जो शाखा हैं मान खमेर मुंडा, इसकी शाखाएं बन जाती हैं दक्षिण द्रविड़, मध्य द्रविड़ और उत्तर द्रविड़। चीनी तिब्बती की तिब्बती हिमालयी, उत्तरी असम म्यांमारी, और इधर इनकी बन जाती है ईरानी दादरी और भारतीय आर्य। इनके जो क्षेत्र हैं देखो, आस्ट्रिक या निषाद, ठीक है, क्या है, मेघालय और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार, या पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और भारत के बाहर, ये वाली भाषा ज़्यादा बोली जाती है। और ये हमारे पास जो शाखा वर्ग दक्षिण द्रविड़ जो है तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में ज़्यादा बोली जाती है। मध्य द्रविड़ आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। और उत्तर द्रविड़ जो होती है हमारे पास बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में बोली जाती है। चीनी तिब्बती यानी इसकी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, वही जो चीन से लगते हुए राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, जो भारत के सातों हमारे क्या हैं नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, वहाँ ये चीनी तिब्बती भाषा हमारी बोली जाती है। और भारतीय यूरोपिया, भारत के बाहर क्यों, भारत से बाहर भी तो भारत के लोग बहुत रहते हैं, जम्मू कश्मीर में, और अधिकतर जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ के आसपास हम रह रहे हैं, दिल्ली और आसपास, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, महाराष्ट्र में ये भाषा ज़्यादा बोली जाती है। तो ये हमारे पास 4 परिवार हैं भाषाई वर्गीकरण के। जो मैंने बीच में टॉपिक छोड़ा था ये एंड में मैंने आपको समझा दिया है, और इस तरह से टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है और वीडियो भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।